बच्चों एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, खराब सा है। तो ये जेईई मेन और नीट में है और खराब टॉपिक है, तो इसे दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और थ्योरेटिकल है, मैग्नेटिज्म का है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इसको टीचर पढ़ाना नहीं चाहते और बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन्स लाते हैं। तो मैं इसको 2 घंटा में करा देता हूं। इसको तैयार करना, कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं मुफ्त का, ठीक है। तो बहुत सारे बैचेज में पढ़ भी चुके हो, पहले भी खुद भी पढ़े होगे, लेकिन लास्ट मोमेंट रिवीजन बिना किए इस चैप्टर का क्वेश्चन बच्चे वहां सही नहीं कर पाते। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के रूप में इसको जो हम कवर कर दे रहे हैं। आप पढ़े हो, पहले पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े हो तो उससे अच्छी बात, क्योंकि अब पढ़ लोगे और एग्जाम में सही कर दोगे। और जो क्वेश्चंस कराऊंगा 7-8 मतलब 10 क्वेश्चंस, उसको जरूर सीरियसली करोगे, ठीक है। तो लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर में मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है, तो उसका थोड़ा मोटा मोटी आइडिया पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लगभग 2 आवर्स का है, ऑफ मैटर। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेन के लिए भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल है। इससे पहले मैंने अपने पोर्टल पे भी और यूट्यूब पे भी एक टॉपिक अपलोड किया है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन और फोर्स ऑस्किलेशन। वो भी खराब सा है। तो इस तरह खराब टॉपिक हम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे खाली क्वेश्चन देख के आते हैं, करते नहीं हैं। तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना और लास्ट में और जो क्वेश्चन 2-3 जो कराए हैं उसको कर लेना, बहुत फायदा करेगा। तो हल्का सा 3-4 मिनट बार मैग्नेट का हल्का सा आइडिया देंगे, अब उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे और फिर इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएंगे। तो देखो, मैंने बताया था कि जो करंट कैरिंग लूप होता है और या मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो बेसिक मैग्नेटिक डायपोल है, वो बेसिक मैग्नेटिक निडल है। तो ये जो करंट कैरिंग लूप होता है, ये मैग्नेटिक निडल की तरह एक्ट करता है, मैग्नेटिक निडल। तो ऐसे करो तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। इसका रेडियस आर हो तो आप पढ़े होगे मैग्नेटिक मोमेंट्स का सिंबल टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक वेरी करता है। जैसे हम लोग लिए हैं म्यू वेक्टर का मॉड, मैग्नेटिक मोमेंट। एनसीईआरटी में मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में म्यू ही लेते हैं, एनसीईआरटी में मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम लेते हैं, और ठीक है, स्मॉल एम लेते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग सिंबल सेम रखेंगे, चाहे वो करंट कैरिंग लूप हो चाहे बार मैग्नेट हो। पुरानी जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें जब करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल म्यू है, और जब बार मैग्नेट है तो कैपिटल एम है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अपना सेट ऑफ नोटेशंस होंगे, तो उससे आप एक्वाइंटेड रहोगे और कंफ्यूज नहीं करोगे। तो इसको लिखो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है करंट नंबर ऑफ टर्न्स, ये पढ़े हो गए आप, करंट इंटू एरिया बाउंडेड बाय द लूप। तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और आप जानते होंगे वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब अंदर होगा कि बाहर, तो आपको बताया होगा कि करंट के सेंस में राइट हैंड का फिंगर कर्ल करो, करंट के सेंस में राइट हैंड का फिंगर कर्ल करो, जिधर एक्सटेंडेड राइट हैंड थंब जाएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का सेंस होगा। तो जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है दैट इज द नॉर्थ पोल। तो यहां जस्ट आप मान सकते हो दिस इज ए टीनी मैग्नेटिक पोल, टीनी मैग्नेटिक निडल। फील्ड इधर से निकल रहा है तो यहां नॉर्थ पोल है और जस्ट नीचे जो है सो साउथ पोल है। इसका मतलब इसको ऐसे समझा जाए, इसको दिस इज जस्ट ए मैग्नेटिक निडल विथ नॉर्थ, ऐसे करो, this will act as a magnetic needle, north pole here
and the south pole here. It is like this, imaginary needle. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप होता है उसके पूरे एक्सिस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होता है। पढ़ाया गया होगा, लिखो ऑन एक्सिस एवरीवेयर म्यू पैरेलल टू बी। ऑन एक्सिस लिखो एवरीवेयर म्यू पैरेलल टू बी। तो हर जगह जो है ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो बाहर नॉर्थ से साउथ आएगा और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होगा, इसलिए कंटिन्यूअस कर्व हो जाता है। यहां फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस कर्व हो जाता है, इसमें ब्रेक नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। और ये डिफरेंट है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जिसमें ब्रेक होता है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई न तो शुरुआत होता है न तो कहीं अंत होता है, ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है। ठीक है, कहां शुरू कहां खत्म नहीं मालूम। करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे हर जगह मैग्नेटिक मोमेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। और जो है यदि आप बार मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में इंटर करेगा, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड दैट मेक्स इट्स कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, सो इफ आई टेक ए बार मैग्नेट like this, and this is the north pole and this is the south pole, the field lines are like this। जैसे जो एक्सिस नॉर्थ से निकलेगा ऐसे साउथ में आया, अंदर जो है साउथ से निकल के नॉर्थ में गया, जस्ट लाइक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ऐसे नॉर्थ से ऐसे, देन अंदर बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे जो एक्सिस के लॉन्ग होगा वो एवरीवेयर वो जाके, ये भी आपस में मिला हुआ है यार। तो कोई पूछा कहां मिला है, तो जाके इन्फिनिटी पे, इन्फिनाइट पे सारे पॉइंट कन्वर्ज कर जाते हैं, सारे पॉइंट कन्वर्ज कर जाते हैं। ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है। बाकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वही रहता है, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन देगा, रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब क्या होता है कि ये जो नॉर्थ पोल है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कहलाता है मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ पोल के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो लिखो QM, लिखो मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। QM लिखो मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। सो आइदर यू से द मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ। लिखो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। तो जी बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दोगे तो पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज आधी हो जाएगी। लेकिन सपोज करो लेंथ को दो भाग में बांटो, कीप द एरिया सेम, तो पोल स्ट्रेंथ विल नॉट चेंज। ठीक है, तो ये जैसे उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसी के बदले ये मैग्नेटिक चार्ज है। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है दोनों में से कोई एक चार्ज इनटू उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन L या D। तो मान लीजिए इसको L ही कह लो, 2L लेते हैं तो हम L ही लें, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक तो करंट कैरिंग लूप हुआ, एक बार मैग्नेट हुआ। तो जो करंट कैरिंग लूप और बार मैग्नेट है दोनों के सारे फॉर्मूले सेम है, मतलब वही एक्सियल पोजीशन होगा दोनों के लिए फॉर्मूला, वही इक्वेटोरियल पोजीशन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह सेम, वही पोटेंशियल का दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला होगा, वही वर्डन का फॉर्मूला होगा उसको घुमाने के लिए, वही स्मॉल ऑस्किलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। सो ऑल द फॉर्मूले विल रिमेन सेम आइदर फॉर द बार मैग्नेट और फॉर द करंट कैरिंग लूप। सो इफ यू स्टडी वन ऑफ देम, से आइदर ए करंट कैरिंग लूप, automatically the bar magnet will be finished. If you study a bar magnet, concept of bar magnet, the current carrying loop will be done. So, लेकिन finally we have to have some comparison in the table just to visualize or compare the things easily. ठीक है बेटा?
तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सिंबल हम वहीं रखे, बहुत लोग इसका सिंबल बदल देते हैं बार मैग्नेट मोमेंट जाके, तो दोनों में इसको एक चार्ज, तो यहां भी दोनों में इसको एक पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। तो पोल स्ट्रेंथ, अब इसमें क्या है, ये होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में, और ये मीटर है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में मीटर से भागा दे दोगे तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अब जैसे आपको याद होगा कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट लगाता है। उसी तरह यदि मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है एंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ पोल विथ पोल स्ट्रेंथ QM, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज इंटू फील्ड, और ये नॉर्थ पोल हुआ। और जो साउथ पोल है अपने फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इंटू फील्ड। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोटा ले लो तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैटर में आ जाते हैं। लिखो, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स, ए बार मैग्नेट ऑफ, ज्यादातर बार मैग्नेट या मैग्नेटिक मोमेंट्स पुरानी जो किताबें होंगी या वहां जो पुराने लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सिंबल कैपिटल M कर देते हैं, तो ठीक है, सिंबल से मत घबराना। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M is bent into the shape of, पहला लिखो सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, दूसरा लिखो सर्कुलर आर्क which makes angle 60 degree, circular arc which makes angle 60 degree at the center, which makes angle 60 degree at the center. Then in each case find, then in each case find, then in each case find magnetic moment of the system, magnetic moment of the system, magnetic moment of the system. Next question लिखो, a bar magnet of magnetic moment M, magnetic moment mu is cut into n equal part, is cut into n equal part. Then find the magnetic moment of each part, magnetic moment of each part if it is cut, पहला लिखो parallel to length, दूसरा लिखो transverse to the length, parallel to the length and the transverse to the length. देखो भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ होता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल्स टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने, तो इसको मैंने एक इसके, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने दूसरे ढंग से भी बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, total electric flux passing is directly proportional to number of field lines passing, ठीक है, number of field lines passing जो total flux है। तो फील्ड लाइन जब क्लोज सरफेस पे इंटर करता है तो नेगेटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है, जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव फ्लक्स देता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है कि इसमें यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकलेगा क्लोज सरफेस से वो ज्यादा है और इंटर कम किया है तो टोटल फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। यदि ज्यादा अंदर गया कम बाहर निकला तो नेट फ्लक्स निगेटिव होगा, तो नेट चार्ज निगेटिव होगा। बराबर है तो नेट चार्ज इंक्लूड जीरो होगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इंटीग्रल बी डॉट ds, तो वहां नेट चार्ज के बदला नेट पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। और नेट पोल स्ट्रेंथ जो होता है हमेशा वो जीरो होता है, नेट चार्ज के बदला नेट पोल स्ट्रेंथ होगा। क्यों? कि पोल हमेशा पेयर में होता है। कोई बार मैग्नेट है और यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, जैसे यहां से कट कर दिए
तो यहां क्या है, नॉर्थ है, जितना नॉर्थ है यहां साउथ क्रिएट हो जाएगा ये, ठीक है। तो उतना ही साउथ क्रिएट हो जाएगा, यहां नॉर्थ फिर साउथ। तो ये हमेशा पेयर में होंगे, तो कभी नेट चार्ज अंदर आएगा ही नहीं। मतलब जितना फील्ड लाइंस अंदर जाएगा उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। तो लिखो, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, hence number of field lines that enter the closed surface is always equal to number of field lines that leave the closed surface. Therefore, total magnetic flux through a closed surface. When I say closed surface, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल नहीं है। Some space completely closed by the wall, say a hollow sphere, say a room closed, no window, no door, ठीक है, no रोशनदानी, so that becomes a closed surface. So I am talking of 3 dimensional. जो लूप होता है वो 2 डायमेंशनल है। तो लूप से तो फ्लक्स पास करता ही है, उसी से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं कि लूप से कंडक्टिंग लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कारण से बदलेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो लूप से तो फ्लक्स पास करेगा। आई एम टॉकिंग ऑफ 3 डायमेंशनली, सम स्पेस कंप्लीटली क्लोज बाय द वॉल, ऐसा कोई जगह जो पूरे वॉल से घेरा हुआ हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। इतना डायरेक्ट तो ठीक। सो हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, ऑल्सो बिकॉज monopole does not exist, poles always occur in pair, therefore net magnetic charge और pole strength, मैग्नेटिक चार्ज को पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, नेट मैग्नेटिक चार्ज और पोल स्ट्रेंथ enclosed by a closed surface is always 0. Therefore, the magnetic flux, ये गॉसियस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस को अंडरलाइन करो, इट्स नॉट क्लोज कंडक्टिंग लूप, ये क्लोज कंडक्टिंग लूप नहीं है, थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, through a closed surface is always 0, through a closed surface is always 0, ठीक है। लिखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज द बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और द इलेक्ट्रिक करंट इज द बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ वी शैल स्टडी हाउ दिस मैग्नेटिज्म इज डेवलप्ड और हाउ मैग्नेटाइजेशन इज अचीव्ड इन ए मैटर। Now we shall study how magnetism is developed or how a matter gets magnetized, how a matter does get magnetized या matter gets magnetized, ये 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो यूजुअली 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, एक का नाम है पैरामैग्नेटिक, एक का नाम है डायमैग्नेटिक और तीसरे का नाम है फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन्हें तीनों का स्टडी करेंगे और हम लोग का जो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, उससे जितना संभव हो पाएगा एक्सप्लेनेशन वो करेंगे। लेकिन इसका मोर एक्सप्लेनेशन क्वांटम फिजिक्स में होता है, जब आप मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, लेकिन वो इस स्टैंडर्ड में नहीं है।
तो बहुत सारी चीजें आपको मान लेना पड़ेगा कि ये चीज ऐसा होता है, ठीक है, एंड देन वी शैल डू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। और लर्निंग ऑफ का जो लेवल है वो ऐसे ही हायरार्की होता है। फर्स्ट लेवल में हम लोग बहुत कुछ हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होता है, एंड देन यू हायर अप वी टेक अप द रियल थिंग कि एक्चुअली ऐसे क्यों हुआ। हाँ, लेकिन इस स्टैंडर्ड में जो हमारे नॉलेज से एक्सप्लेन होगा उसको जरूर करेंगे। अब होता क्या है कि सपोज करो ऐसे मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस लो, मैटर लो, लेट अस टेक मैटर मेड ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, लेट अस कंसीडर ए मैटर मेड ऑफ सच मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव some unpaired of electrons, some not very large number of unpaired electrons. Unpaired electrons की बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ unpaired electrons हैं। तो होता क्या है कि आप जानते हो कोई भी ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, s ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो, ये किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल हम कर रहे हैं, ऑर्बिट सबसेल वगैरह नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इज, p ऑर्बिटल में बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 6 नहीं 2, सिंस सच 3 ऑर्बिटल्स आर देयर तो टोटल इज 6। बट कोई पूछेगा इन ए p ऑर्बिटल व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट, इट इज 2, ठीक है, द स्पिनिंग इज अपोजिट। तो होता क्या कि यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे ऑर्बिटल में, तो जो स्पिनिंग मोशन है, जो स्पिनिंग मोशन है उसके कारण जो करंट होगा, जैसे ये ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे हो जाएगा, उल्टा ये ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे घूम रहा था तो करंट ऐसे हो जाएगा, डॉट डॉट मतलब अंदर से गया, और ये ऐसे घूम रहा था तो करंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, अभी टाइम देंगे तुमको, वीडियो रोके करना, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। अब दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल कर जाएगा, ये ऐसे है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर देगा, और ये मैग्नेटिक अभी देंगे तुमको टाइम पे, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे में क्या है, कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, यदि कुछ में अनपेयर्ड हैं तो कुछ में यदि अनपेयर्ड हैं तो कुछ में यदि अनपेयर्ड हैं तो हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर सेंस में नेट करंट मिल जाएगा। तो करंट ऐसे आ गया तो मान लीजिए करंट ऐसे आ गया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया। सो देयर में बी मैटर, देयर एग्जिस्ट अ मैटर जिसका जो मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास स्मॉल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ उसमें क्या है बच्चों, स्मॉल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है बेटा उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज वीक, नॉट वेरी स्ट्रांग। तो उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन है। अब ऐसे मॉलिक्यूल से जब कोई मैटर का लैटिस कॉन्स्टिट्यूट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल से जब कोई मैटर कॉन्स्टिट्यूट होगा तो बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो टेम्परेचर के कारण मॉलिक्यूल में रैंडमनेस होंगे। उस रैंडमनेस के कारण ये जो इंडिविजुअल टीनी मैग्नेटिक निडल है, ये जो इंडिविजुअल टीनी मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक निडल है, एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, उनका रैंडम ओरिएंटेशन होता है। एंड इफ यदि रैंडम ओरिएंटेशन होगा, चूंकि वो वेक्टर है मैग्नेटिक मोमेंट, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी वॉल्यूम में 0 हो जाएगा और सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा, सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा, सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा। अब ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हो तो हर एक मैग्नेटिक निडल, करंट कैरिंग लूप हैज टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल इक्विलिब्रियम टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तब वो अस्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं, जिससे उस, ठीक है, उसके लिए आप पढ़े होंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
magnetic moment parallel to magnetic field is a stable equilibrium, corresponds to minimum potential energy, and mu anti-parallel to uniform field is a case of unstable equilibrium. हम सब लिखा देंगे, चिंता मत कर. corresponds to maximum potential energy, just same as, वैसा ही इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है. When there is uniform field, one thing is guaranteed, net force on the magnetic dipole or electric dipole is always zero. But there is non-uniform field, either the electric field or magnetic field. Net force will act on the dipole. Net force will act on the dipole. Net force, तो नेट फोर्स तभी एक्ट करता है जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो. यूनिफॉर्म में टॉर्क एक्ट कर सकता है, लेकिन नेट फोर्स दोनों केस में कभी एक्ट नहीं करता. तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में भी यूनिफॉर्म फील्ड में यदि P पैरेलल टू E है तो नेट फोर्स भी जीरो होता है, नेट टॉर्क भी जीरो होता है. एंटी पैरेलल है तो दोनों जीरो होगा. तो P पैरेलल टू E स्टेबल इक्विलिब्रियम, जस्ट लाइक म्यू पैरेलल टू B. P एंटी पैरेलल टू E इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इज ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो हर एक डायपोल का टेंडेंसी होगा टू अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो सारे मैग्नेटिक डायपोल B के पैरेलली अलाइंड होना चाहेगा. अब B के पैरेलली जब अलाइंड होगा, B के पैरेलली जब अलाइंड होगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, और सब्सटेंस एज ए होल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा. सब्सटेंस एज ए होल मैग्नेटाइज होगा. अब मैग्नेटाइजेशन किस डिग्री का अचीव हुआ, इसको मेजर करने के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं यूनिट वॉल्यूम में. अब मान लीजिए दो सब्सटेंस का लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन अचीव करना है, अब वॉल्यूम अलग अलग है. यू कैनॉट कंपेयर. तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं. किसमें बताओ, यूनिट वॉल्यूम में. डेंसिटी लाइक कौन मटेरियल ज्यादा हेवी है, तो भाई हेवी है तो अलग अलग वॉल्यूम का ले लोगे तो जो लाइट है वो भी हेवी हो सकता है. देन यू कंपेयर इज डेंसिटी विच इज मोर डेंस. तो हम लोग इसके लिए यूनिट वॉल्यूम में मास लेते हैं. उसी तरह विच गेट्स मोर मैग्नेटाइज्ड, तो हम लोग यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट्स लेते हैं. सो द मैग्नेटिक मोमेंट्स बीइंग वेक्टर फॉर यूनिट वॉल्यूम इज मैग्नेटिक मोमेंट्स. ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट्स यूनिट वॉल्यूम में है कहलाएगा मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सिंबल यू टेक एज ए कैपिटल M. मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो नेचुरली ये मैग्नेटाइजेशन कितना ये बताएगा डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड. तो ये मैग्नेटाइजेशन कितना अचीव करोगे, ये बात इस पे डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल फील्ड कितना स्ट्रांग है, और इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कितना कम है. हायर टेम्परेचर रैंडमनेस आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा. सो हाउ मच मैग्नेटाइजेशन यू अचीव डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांग इज द मैग्नेटिक फील्ड and how less is the temperature. But once the saturation is achieved, सारे मैग्नेटिक डायपोल अलाइंड हो गए, तब आप फर्दर टेम्परेचर घटाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. जब खा लिए इतना, भोजन इतना कर लिए कि खाते खाते पेट फटने वाला है, तो उसके बाद यदि आपको रसगुल्ला भी देंगे, आपका प्रिय भोजन भी देंगे, तो आप उसको नहीं खाएंगे. वही बात है, टेम्परेचर घटाते घटाते उसके सारे मैग्नेटिक डायपोल अलाइंड हो गए, रैंडमनेस कम हो गया. फर्दर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल नॉट चेंज द मैग्नेटिक मोमेंट, वो मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं बदलेगा. हम डिक्टेट करेंगे, नथिंग टू वरी. क्वेश्चन दिए थे उसके लिए आई विल गिव यू टाइम. तो कुछ इस तरह है कि मैग्नेटिक मटेरियल है, कहलाता है पैरामैग्नेटिक, और ये जो बिहेवियर है वो कहलाता है पैरामैग्नेटिज्म. सो बिहेवियर इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म. इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. तो आइदर यू से द मैग्नेटिक फील्ड और यू से मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला है, एंड समटाइम्स यू कैन से
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स में एरिया से मल्टीप्लाई होता था, डिवाइड कर दिया तो फिर फील्ड आ गया। क्या होता है कि सारे डायपोल्स होते हैं वो रैंडमली अलाइंड होते हैं, इसीलिए म्यू जो नेट होता है वो 0 होता है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है यूनिट वॉल्यूम में तभी कंपेयर, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये भी आपका 0 होगा। लिखो सबस्टांस एज ए होल इज अनमैग्नेटाइज्ड, सबस्टांस एज ए होल इज अनमैग्नेटाइज्ड। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट्स ही हैं, लेकिन यूनिट वॉल्यूम का एकांक वॉल्यूम का मैग्नेटिक मोमेंट्स है। तो यहां यूनिट देखोगे तो म्यू का ही यूनिट ये आएगा, नहीं म्यू का नहीं, पोल स्ट्रेंथ का आएगा। देखते किसका आता है, एम्पियर पर मीटर आता है, तो म्यू हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो अलग ही आ गया ये, इसका यूनिट आ गया एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अब जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, ठीक है, M0 है, लिखो सबस्टांस एज ए होल इज अनमैग्नेटाइज्ड। यहां लिखो बेटा सबस्टांस एज ए होल, मैटर एज ए होल इज अनमैग्नेटाइज्ड, इज अनमैग्नेटाइज्ड, मैटर एज ए होल इज अनमैग्नेटाइज्ड। सो मैटर एज ए होल जो है वो अनमैग्नेटाइज्ड है, इज अनमैग्नेटाइज्ड। अब लिखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, लिख बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड B0। तो हर एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो मैग्नेटिक डायपोल है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन प्राप्त करना चाहेगा टू मिनिमाइज इस पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए यदि ऐसा एक्सटर्नल फील्ड है तो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंट्स आपको अलाइन होना शुरू करेगा। और ये अलाइनमेंट कितना परफेक्ट होगा डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फील्ड कितना स्ट्रांग है और टेम्परेचर कितना कम है। लिखो मैग्नेटिक नीडल अलाइंस अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड, यहां लिखो मैग्नेटिक नीडल अलाइंस अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड with mu parallel to B, with mu parallel to B, mu parallel to B, to achieve a stable equilibrium, to achieve a stable equilibrium, to minimize its potential energy. Hence, net magnetic moment is achieved. यहाँ लिखो net magnetic moment is achieved. Net magnetic moment is achieved and magnetization is achieved in the direction of external field, in the direction of external field. Therefore the resultant field, अब म्यू का क्या खास होता है, यदि निडल ऐसे है कोई मैग्नेटिक निडल तो ठीक है, तो जिधर म्यू होता है उसके एक्सिस पे बी भी उस कारण इधर ही होता है, तो ये जो अपना बी देगा ओरिजिनल। Therefore, the magnetic field inside the magnetic substance gets increased, although by a small amount, although by a small amount. तो इसके अंदर फील्ड जो है थोड़ा स्ट्रांगर हो जाएगा, B0 पहले से और प्लस B डैश, B डैश लिखो, लिखो क्या मैग्नेटाइज लिखो वीक मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बी डैश लिखो मैग्नेटिक प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अब चूंकि ये फील्ड बढ़ गया
म्यू हमेशा अपने डायरेक्शन में ही फील्ड देता है, तो चूंकि म्यू बढ़ गया मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, तो लिखो फील्ड लाइंस बिकम रिलेटिवली डेंस। फील्ड लाइंस बिकम रिलेटिवली डेंस। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था पहले, यहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था, अब थोड़ा डेंस हो जाएगा, अंदर जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा, अंदर जाएगा, थोड़ा पास हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाने पे अनअफेक्टेड रहेगा, बिकम्स रिलेटिवली डेंस। बाहर जा रहा था, थोड़ा अंदर आ जाएगा, फिर बाहर जाने पे अनअफेक्टेड रहेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम रिलेटिवली डेंस। ठीक है। Such behavior is called paramagnetism. Such behavior is called paramagnetism. Such behavior is called paramagnetism, and the substance is called paramagnetic substance. Paramagnetic substance. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक डेफिनेशन लिखो, मैग्नेटाइजेशन, 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 और कुछ बुक लिखते हैं, लिखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एम वेक्टर। जैसे मास कंपेयर करना दो को, तो मास ना कंपेयर करके हम लोग डेंसिटी कंपेयर कर लेते हैं, यूनिट वॉल्यूम में मास निकाल लेते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट्स कंपेयर न करके यूनिट वॉल्यूम में जो निकालते हैं, तो हमें उसका डिग्री पता चलता है मैग्नेटाइजेशन का। अदरवाइज वॉल्यूम डिफरेंट कर देंगे तो जो जिसमें कमजोर मैग्नेटाइजेशन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो वीक स्ट्रांग है उसे डोमिनेट कर सकता है। ठीक है। इसलिए जब कुश्ती लगाई जाती है तो सेम वजन वालों को कंपेयर किया जाता है लगभग। ठीक है। नहीं तो पता चला एक 40 केजी का 50 केजी का अच्छा खासा फुर्तीला और बहुत ही कसा हुआ जवान है, अच्छा पहलवान है, और दूसरा है 100 केजी का, और उसे खा के खाली सोता है, कभी कभी उठता है। ठीक है। कुंभकर्ण की तरह। अब वो बेचारा उठेगा, जो हल्का फुल्का उठा के लेके पटक देगा। इसका मतलब थोड़ी को ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा बड़ा पहलवान, ऐसा नहीं है। सो पहलवानी में, कुश्ती में, रेसलिंग में व्हेन यू कंपेयर यू गो फॉर द यूनिट मास कंपेरिजन के लिए। ठीक है। टोटल वजन से नहीं कंपेयर करते हैं। जो दो खिलाड़ी को बॉक्सिंग में या आपका वेट लिफ्टिंग में कंपेयर करते हैं तो वेट शुड बी ऑलमोस्ट सेम, सो दैट द डेंसिटी इज सेम। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट्स, एंड द मैग्नेटिक मोमेंट्स इज मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट। लिखो फॉर यूनिट वॉल्यूम, लिखो मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट लिख लो एम्पियर इंटू मीटर। तो एम का डायरेक्शन म्यू के डायरेक्शन में होगा। लिखो इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड इन द यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड इन द यूनिट वॉल्यूम। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड इन द यूनिट वॉल्यूम। हेंस stronger the magnetic field, lesser is the temperature, more is the magnetization achieved, magnetization vector। थोड़ा टुकड़ों में ये है, थ्योरेटिकल है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। हायर द टेम्परेचर, सॉरी, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, लेसर इज द टेम्परेचर, एंड मोर इज द मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड अंटिल सैचुरेशन इज अचीव्ड। अंटिल सैचुरेशन इज अचीव्ड। एक बार टेम्परेचर घटाते घटाते जितना ज्यादा मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा, देन आइदर फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर और बाय फर्दर इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फील्ड विल नॉट इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन। खाते खाते पेट फटने वाला है, उसके बाद यू कैन नॉट एड समथिंग, उसके बाद अब क्या खाएगा वो, अब तो जान देने वाला है। तो सारे फील्ड लाइंस अलाइंड हो गए हैं मैग्नेटिक डाइपोल, तो अब कहां से आएगा। ठीक है। इसको फिर से एक बार लिखते हैं। इसको जो पहले ऐसा करो, पहले उतार लो, टेक 2 minutes टाइम, स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट हैव द डिक्टेशन, जस्ट मेक इट एज ए बेटर डायग्राम। इसको थोड़ा अच्छा बना लो, इसको अच्छा बना लो।
टेक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, वीडियो रोक दीजिए एंड इसको लिख डालो, उतार डालो वीडियो रोक के। मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिया, उतार दिया, अब लिखो। We shall consider such matter which is made of such molecule, which has a small number of unpaired electrons, which have a small number of unpaired electrons. Hence, due to their spinning motion, current loop is constituted, and since electrons are unpaired, net magnetic moment, although weak, exists for individual molecule. ठीक है। बट इन मैटर में, in absence of external field, and due to temperature, due to thermal vibration, randomness exists, and these dipoles are randomly aligned such that net magnetic moment or net magnetic moment per unit volume, also called magnetization, is zero. Substance as a whole is unmagnetized. Substance as a whole is unmagnetized. When such matter is placed in external magnetic field, then these dipoles try to align inside the matter with dipole moment parallel to magnetic field, to achieve a stable equilibrium. अस्थायी संतुलन प्राप्त करने के लिए, to achieve a stable equilibrium, and dipoles gets aligned parallel to magnetic field. And as you know, the magnetic field, due to a bar magnet or current carrying loop, on its axis everywhere produced by it is parallel to magnetic moment. Therefore, after alignment, these magnetic dipole produce magnetic field inside the matter. These magnetic dipole produce magnetic field inside the matter in the direction of external field. In the direction of external field, and the resultant field gets increased, although by a small amount, and the field lines inside the substance become relatively dense.
रिलेटिवली डेंस, ठीक। एंड वीक मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड, कमजोर मैग्नेटाइजेशन, वीक मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड in the direction of external field, in the direction of external field, therefore external field. But if external field is removed, but when external field is removed, magnetization reduces to zero. Therefore, in absence of external magnetic field, we cannot say for such material that what is its previous condition of magnetization. We cannot say that what is its previous condition of magnetization. Previous condition of magnetization. Therefore, it does not show the property of hysteresis. किताब से स्पेलिंग देख लेना रे। It does not show the property of hysteresis. Does not show the property of hysteresis. Does not show the property of hysteresis. Such behavior is called paramagnetism. Such behavior is called paramagnetism, and the matter is called paramagnetic matter, and the substance is called paramagnetic. Substance is called paramagnetic. इसको उतार लो, आओ जो दो क्वेश्चन दिए उसको कर लो, ठीक है, वीडियो रोक दो, एंड देन विल डिस्कस फर्दर, विल डू फर्दर. कहानी है तो 2-2.5 घंटा लगता है. डू इट. वो जो ये है ना आज का जो है उसमें लास्ट वाला है मैग्नेटिक. वो कर दिया, भेज डाल दिया है सॉल्यूशन. तो एक नीट का भी सॉल्यूशन मिला होगा. अब बच्चों ऐसे मैटर की बात करो जो ऐसे मॉलिक्यूल से बने हों, ऐसे मॉलिक्यूल से बने हों जिसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में पेयर्ड हों. सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में पेयर्ड हों. अब सारे ऑर्बिटल पेयर्ड हैं तो उसके करंट कैंसिल कर जाएंगे. अच्छा एक और बता दें कि जो मॉलिक्यूल में मैग्नेटिज्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन के कारण तो होते भी हैं, लेकिन हर एक न्यूक्लियस का कुछ न कुछ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है. और ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, न्यूटोनियन फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं होगा. इसके लिए क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता है जो एक्सप्लेन करता है कि एवरी न्यूक्लियस हैज गॉट सम इंट्रिंसिक आंतरिक मैग्नेटिक मोमेंट्स. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये स्पिनिंग मोशन जो ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन के, उससे हम लोग ज्यादा अभी कंसर्न है. तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो करंट कैंसिल कर जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा. अब ऐसे मॉलिक्यूल से कोई मैटर बनेगा तो सब्सटेंस एज ए होल अब अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा. अब यदि सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो मैग्नेटाइजेशन 0 है. इसको एक्सटर्नल फील्ड में यदि आप डालोगे तो लेंजेस लॉ की मदद से, लेंजेस लॉ यूज करके ये मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगा. और इंड्यूस का नियम है कि उस कॉज को ही अपोज करेगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल मैटर के अंदर वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होगा. हालांकि कमजोर होगा, वो भी कमजोर होगा इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटिक फील्ड को हल्का सा घटा देगा, फील्ड लाइंस को रिलेटिवली रेयर कर देगा. ठीक है, और इसमें भी जो ही एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करोगे
तो अगेन मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट रेड्यूसेस टू जीरो। इसका मतलब ये भी हिस्टेरेसिस शो नहीं करता। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे बिहेवियर को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। ऐसे बिहेवियर को डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। सब्सटेंस एज ए होल को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो पहले जो है जो बनाते हो लिख लो। लिखो, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड म्यू नेट बराबर 0, एम नेट बराबर 0। ठीक, लिखो सब्सटेंस एज ए होल is unmagnetized, substance as a whole unmagnetized, individual molecule do not have any magnetic moment. Substance as a whole unmagnetized, individual molecule do not have any magnetic moment due to paired electron in orbital. Individual molecule do not have any magnetic moment, do not have any magnetic moment due to all the pair electrons in the orbital. अब इसको जब एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इसमें एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटाइजेशन अचीव होगा, म्यू इंड्यूस होगा अपोजिट टू द फील्ड, लेकिन वीक होगा। तो लिखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहां लिखो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बी एक्सटर्नल, magnetization is achieved, magnetization is achieved with a magnetic moment opposite to the external field, opposite to the external field, although weak in magnitude, although weak in magnitude, hence resultant field inside the magnetic substance, resultant field यहाँ पे लिखो inside the magnetic substance gets decreased although by a small amount, although by a small amount. Field lines become relatively dense, so rarer. Magnetic field lines become relatively rarer inside the substance. तो पहले अंदर से जा रहा था, इसको देख के बाहर से निकल जाएगा। When external field is removed, magnetization reduces to, induced magnetization reduces to 0. Induced magnetization reduces to 0, hence it does not show the property of hysteresis. Does not show the property of hysteresis. Hysteresis के प्रॉपर्टी को शो नहीं करता. Does not show the property of hysteresis. ठीक, such behavior is called diamagnetism, and the substance is paramagnetic, diamagnetic. Substance is diamagnetic. ठीक, इसको उतार लो, उतार लिए होगे, नहीं तो वीडियो रोक के उतार लो, फिर लिखा देते हैं। वीडियो रोक उतार लो, मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो तो उतार लिए, अब लिखो। लेट अस कंसीडर मैटर मेड ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, लेट अस कंसीडर मैटर, डायमैग्नेटिज्म करके ऊपर टॉपिक लिख देना, डायमैग्नेटिज्म करके ऊपर टॉपिक लिख लेना, डायमैग्नेटिज्म करके। लेट अस कंसीडर matter made of such molecules which do not have any unpaired electrons, which do not have any unpaired electrons, hence net magnetic moment of individual molecule is 0,
net magnetic moment of individual molecule is 0. In the matter made of such molecules, in matter made of such molecules, in absence of external magnetic field, magnetization is 0. But when external field is applied, external magnetic field is applied, the induced weak magnetization is achieved. Induced weak magnetization is achieved in the direction of external field, opposite to the external magnetic field, and the resultant magnetic field inside the substance, gets decreased, although by a small amount. Although by a small amount, and the field lines become relatively rarer. But when external field is removed, induced magnetization reduces to 0. And it does not show the property of hysteresis. Such behavior is called diamagnetism. And the substance as a whole, matter is called diamagnetic. Now let us consider ferromagnetism. Ferromagnetism. So this is your ferromagnetism. अब हम लोग ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे मैटर की बात करेंगे जो ऐसे मॉलिक्यूल से बने होंगे जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ऐसे मैटर की बात करेंगे मेरे बच्चों जिसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैं उसके पास वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनते हैं यदि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी अप्लाई करते हो तो उसमें एक फेनोमेना होता है, कहलाता डोमेन फॉर्मेशन। और ये जो डोमेन फॉर्मेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं उसे एक्सप्लेन नहीं होता। फॉर दैट वी नीड द क्वांटम मैकेनिक्स विच इज एप्लीकेबल फॉर एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसमें डोमेन फॉर्मेशन में क्या होता है कि पूरे जो वॉल्यूम है वो कई डिस्टिंक्ट वॉल्यूम में बदल जाते हैं।
अलग अलग रीजन में बदल जाते हैं और एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लगाए हो, ठीक, तो पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर डोमेन के, रीजन इज द डोमेन, पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर डोमेन के सारे मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक डायपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही अलाइन होते हैं। तो जो इंडिविजुअल डोमेन्स हैं दे हैव गॉट नेट मैग्नेटिक मोमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। अब जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो बच्चों, अच्छा यदि आप एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाए हो तो अलग अलग डोमेन के जो नेट मैग्नेट, एक डोमेन के सारे मैग्नेटिक डायपोल एक पर्टिकुलर दिशा में, लेकिन अलग अलग डोमेन के रैंडमली अलाइंड रहेगा। तो इसका मतलब अभी भी सब्सटेंस एज ए होल अनमैग्नेटाइज्ड है और वो मैग्नेटाइज्ड नहीं है, मैग्नेटिक मैटर है केवल, अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अब ऐसे मैग्नेटिक मैटर को, ऐसे सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में रखते हो तो जिस डोमेन में का जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल या लगभग पैरेलल है, उसका साइज काफी ग्रो कर जाता है और जो एंटी पैरेलल या ऑब्ट्यूज एंगल है उसका साइज काफी डिमिनिश कर जाता है और कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन अचीव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन के कारण वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, और कहेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन अचीव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और उसके अंदर जो फील्ड लाइंस होंगे वो काफी डेंस हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा उनकी संख्या होगी जितना तुम सोच सकते हो। इसको कहते हैं बच्चा एक लगाइए 1000 पाइए, मतलब बस फील्ड लगाने की देरी है, उसके बाद बी नॉट लगाओगे तो 5000 बी नॉट आ जाएगा फील्ड, 10,000 बी नॉट आ जाएगा उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो वहां ओरिजिनेट नहीं होगा, अगल बगल जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट नहीं होते, अगल बगल फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग पहले से मौजूद है उसको अपने अंदर समेट लेगा, अपने अंदर समेट लेगा। इसीलिए कहा जाता है कोई यदि इंस्ट्रूमेंट है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या किसी और मैग्नेटिक फील्ड से मान लो डिस्टर्ब हो रहा है किसी कारण से और उससे उसको आप सुरक्षित करना चाहते हो तो ऐसे बक्से में बंद करो जिसका वाल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हो। अब यदि वाल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बना है तब यदि एक्सटर्नल फील्ड लोगे तो उस वाल का प्रॉपर्टी है कि अगल बगल जितने फील्ड लाइंस होंगे उसके अपने अंदर समेट लेगा। डायलैक्टिक ऐसा नहीं करता, उसमें तो फील्ड कमजोर हो जाता है डायलैक्टिक में। ये क्या करता है कि अपने अंदर समेट लेगा, तो अंदर जहां रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट वहां मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा और आपका इंस्ट्रूमेंट का जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से प्रभावित होता है। और एक और बात है कि यदि आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हो तो अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कहीं बाजार से, हम मैग्नेट नहीं कह रहे हैं, मैग्नेटिक मैटर लेके आते हो, ठीक, अब उसको तुम मैग्नेट बनाते हो या वही तुमको मैग्नेटाइज करके दे दिया, तो अभी अभी फेरोमैग्नेटिक मैटर था, ठीक, मैग्नेटाइज करके दे दिया, अब हो गया मैग्नेट। अब यदि हम इसको यूज करेंगे, यदि फेरोमैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी लूज नहीं करेगा। और सपोज करो पैरामैग्नेटिक है, खरीद के लाए और कोई एक्सटर्नल फील्ड उसका उल्टा लग गया म्यू के अलाइनमेंट के, तो पता चला मैग्नेटाइजेशन रिड्यूसेड टू 0। तो अभी भी पैसा दे के लेके आए थे मैग्नेट, अब मैग्नेट न रह के खाली मैग्नेटिक मैटर रह गया। तो क्या ऐसे सब्सटेंस से कभी परमानेंट मैग्नेट बनाओगे जिसमें कम मैग्नेटाइजेशन अचीव हो या कम मैग्नेटाइजेशन अचीव हो, आराम से बेचारा किसी दुश्मन के अटैक के अंतर्गत खत्म हो जाए। तो इसलिए जो डायमैग्नेटिक चाहे पैरामैग्नेटिक है, इसको यूज करके कभी बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मार्केट से खरीद के नहीं लाते, नहीं तो अभी अभी लाए हुए मैग्नेट अभी अभी अनमैग्नेटाइज मटेरियल हो जाएगा, अनमैग्नेटाइज मटेरियल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं फिर मैग्नेटिज्म की बात करूं तो इन absence of external field domain formation occurs. लिखो, since individual molecules are having large number of unpaired electron, since individual molecules are having large number of unpaired electrons, hence strong magnetic moments for the individual molecule. For the individual molecule, अब लिखो, in the matter made of such molecules, in the matter made of such molecules, in the matter made of such molecules, domain formation occur even in absence of external field. Domain formation occurs, ये domain है, even in absence of external field. Even in absence of external field. In a particular domain, all the dipoles are aligned in a particular direction. In a particular direction, इसमें अभी लिखा दे रहे हैं, in a particular direction, but in the lattice, different domains will have random alignment of magnetic moment with respect to each other. Therefore, substance as a whole remain unmagnetized. When external magnetic field is applied, domain getting favorable condition grow in size and causes very strong magnetic field, and very strong magnetic moment in the direction of external field, and the field gets increased by a very large amount. That means if you apply B naught, you will be getting of the order of 1000 B naught. If you apply B naught, we will be getting of the order of 1000 B naught. And resultant and magnetic field lines inside the matter become very dense. उससे भी ज्यादा फील्ड लाइंस दिखाओ जितना तुम दिखा सकते हो. एक लगाओगे 1000 पाओगे. Becomes very dense. Now if external magnetic field is removed, अच्छा खासा significant amount of magnetic moments is retained by the substance, and the substance retained by the substance, and we say it shows the property of hysteresis. मतलब अभी का मैग्नेटाइजेशन प्रीवियस मैग्नेटाइजेशन से अफेक्टेड हो जाएगा. It maintains the history, it maintains the previous state of magnetization. ठीक है. Such substance is suitable for making permanent magnet. Field lines become very dense. Suppose
we have an instrument. Suppose we have an instrument which gets affected by the presence of external field, has to be kept safely without any ill effects of magnetic field, then preferably it is kept in a box made of ferromagnetic substance, such that almost all the magnetic field lines gets condensed inside the wall, और फील्ड लाइंस को फेरोमैग्नेटिक वाल, हिंदी में लिख, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फेरोमैग्नेटिक वाल अपने अंदर लगभग समेट लेता है। तो लिखो, द रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस is a favored region for magnetic field lines to pass. Is a favored region for the magnetic field lines to pass. Is a favored region for the magnetic field lines to pass. Favored region for the magnetic field lines to pass. But in case of dielectric, for electric field, it is not the favored region. For magnetic electric field lines, in case of dielectric, it is not the favored region. Such behavior is called diamagnetism, and the substance as a whole is called ferromagnetic substance. Substance is called ferromagnetic substance. अब इसमें कुछ टुकड़ों में डेफिनेशंस हैं, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल. एक है क्यूरीज लॉ, फिर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. सो परमिएबिलिटी जस्ट लाइक magnetic relative permittivity that we have studied in the dielectric. Relative permittivity. We have magnetic permeability. Then we have the concept of hysteresis curve, which is very useful in deciding the nature of matter that is being used to make the temporary magnet called electromagnet, which for a particular time interval in a cycle acts as a very strong magnet, and in another cycle, in another half part, it magnetization almost reduces very much and doesn't act as a strong magnet. Such temporary magnet is called electromagnet, and these electromagnets are very useful, say in generator, loudspeaker, the bell. So that we shall study in the detail. It will take another 1 hour to go through all these concepts. I have given you 2 questions. 2 क्वेश्चन मैंने दिया था इस उम्मीद के साथ कि आप जो है वीडियो रोक के उसको कर लिए होगे. नाउ आई शैल डिस्कस दैट. तो पहले तो हमारा बार मैग्नेट स्ट्रेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. पोल स्ट्रेंथ है प्लस QM, पोल स्ट्रेंथ है माइनस QM. दैट इज ऑल्सो द मैग्नेटिक चार्ज. तो मैग्नेटिक मोमेंट्स है इसका म्यू, चाहे म्यू है हमारा, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ. अब क्या किए, पहली बार इसको ऐसे से काट दिए, तो एरिया डिवाइडेड बाय एन हो गया. तो अब म्यू डैश हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, और लेंथ वही रहा. सो दैट बिकम्स म्यू बाय एन.
नेक्स्ट केस में ट्रांसवर्स कट किए, तो जब ऐसे ऐसे काटोगे बेटा तो एरिया रिमेन सेम, तो फुल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, बट लेंथ बिकम्स डिवाइडेड बाय n. So your magnetic moment changes to mu by n. Then we have, अब मेरे पास है बेटा ये बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक चार्ज हैं, फुल स्ट्रेंथ भी कहलाते हैं, यूनिट होते हैं एम्पियर इंटू मीटर. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा दोनों में से कोई एक चार्ज, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, इंटू उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन. नॉट इज बेंट एज ए सेमी सर्किल. नॉट इज बेंट वेरी फेमस सेमी सर्किल. ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. तो अब जो है इसका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा 2r. हियर इज नॉर्थ पोल, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज. देन द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट्स है मेरा पोल स्ट्रेंथ into the minimum distance 2r. So length will be conserved. The length of the semicircle is pi r, and the pi r must be equal to L. So if I put, अब आप r का वैल्यू यहां पुट करो तो 2qm by L by pi. qm into L is mu, so this comes out to be 2 mu by pi. Now it is bent in such a way that the arc makes angle 60 degree at the center. So this is the arc. ये arc है बेटा, making 60 degree at the center. So this is the north pole and this is south pole. This radius is r. The angle is 60 degree. So and this is the positive pole. This is negative pole. The distance होगा ये, और ये अब equilateral triangle हो जाएगा. 60 तो साइड बराबर तो बाकी भी साइड, तो ये भी r होगा. So न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू r. लेंथ कंजर्व होगा. 60 डिग्री है तो थीटा बराबर L बाई आर, तो L होगा r थीटा. तो इसकी लंबाई होगी r इंटू पाई बाई 3. r की लंबाई होगा रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इन रेडियन इक्वल टू L. तो वहां से r का वैल्यू हो जाएगा qm 3L बाई पाई. सो दिस इज म्यू, सो दिस इज 3 म्यू बाई पाई. 3 mu by pi is the answer. 3 mu by pi is the answer. 3 mu by pi is the answer. अब इसके बाद कुछ डेफिनेशन है जो टुकड़ों टुकड़ों में है. इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपका टुकड़ों टुकड़ों में है, उसको हम टेकअप करेंगे. समझिए.